डोनाल्ड ट्रंप ने वॉशिंगटन में वोलोदिमीर जेलेंस्की के साथ मुलाकात की और एक सवाल सबसे ऊपर था, क्या पश्चिम को आखिरकार यूक्रेन के ऊपर नो फ्लाई जोन लागू कर देना चाहिए? जेलेंस्की इसकी मांग आक्रमण के पहले दिनों से ही कर रहे हैं। रूसी मिसाइलों और ड्रोन से सुरक्षा की गुहार लगा रहे हैं, जो हर रात नागरिक इलाकों को तबाह कर देते हैं। ट्रंप ने कोई वादा नहीं किया, बस विचार रखा, प्रतिक्रियाएं देखीं और रास्ता खुला छोड़ा। लेकिन कैमरों के पीछे यह सिर्फ यूक्रेन की बात नहीं थी, बल्कि आसमान में एक ऐसी सीमा खींचने की बात थी जो दुनिया को युद्ध में घसीट सकती थी। जेलेंस्की इसे उद्धार के रूप में देखते हैं, पुतिन इसे उकसावे के रूप में देखते हैं और ट्रंप वो दोनों तरफ खेल रहे हैं। इस वीडियो में हम समझाएंगे कि यह विचार बार बार क्यों सामने आता है और इसका हल उतना आसान क्यों नहीं है जितना आप सोच सकते हैं। नो फ्लाई जोन पर बहस नई नहीं है। 2022 में रूस के आक्रमण के बाद से यह लगातार चर्चा में है और आज भी विश्व राजनीति का अहम मुद्दा है। इस विचार के बार बार आने का कारण जानने के लिए इसकी उत्पत्ति पर लौटना होगा। न 2022 में रूस के आक्रमण के समय, न 2014 में क्रीमिया कब्जे के वक्त, लेकिन 1994 में जब यूक्रेन ने एक ऐसा फैसला लिया था जो आज भी सब कुछ प्रभावित करता है। उस समय यूक्रेन ने अभी अभी सोवियत संघ से आज़ादी पाई थी। विभाजन में उसे परमाणु हथियारों का बड़ा भंडार मिला था। हम 1900 से ज़्यादा रणनीतिक वॉरहेड्स की बात कर रहे हैं, जिससे वह उस समय दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी परमाणु शक्ति बन गया था। जैसा आप सोच सकते हैं, इतनी ताकत डराने के लिए काफ़ी है। उस समय दुनिया नहीं चाहती थी कि और देशों के पास परमाणु हथियार हों। इसीलिए यूक्रेन ने 5 दिसंबर 1994 को बुडापेस्ट मेमोरेंडम पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते में यूक्रेन ने अपने सभी परमाणु हथियार छोड़ने पर सहमति दी थी। संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और रूस ने यूक्रेन की सुरक्षा बनाए रखने, उसकी सीमाओं का सम्मान करने और उसकी सुरक्षा की रक्षा करने का वादा किया। उन्होंने कहा, अगर कोई यूक्रेन को धमकाए या उस पर बल प्रयोग करे तो वे हस्तक्षेप करेंगे। यह समझौता मजबूत लगा। परमाणु हथियार छोड़ दो, सुरक्षा की गारंटी पाओ। 1996 तक यूक्रेन ने हर हथियार से छुटकारा पा लिया था और कुछ हिस्से तो रूस के पावर प्लांट्स में भी चले गए थे। लेकिन आज के समय में देखें तो बहुत से यूक्रेन वासियों के लिए वह वादा खोखला सा लगता है। रूस ने 2014 में क्रीमिया पर फिर से कब्जा कर लिया और फिर 2022 में पूरी तरह से हमला कर दिया, जिससे उस समझौते के हर हिस्से का उल्लंघन हुआ। अमेरिका और ब्रिटेन ने पैसे और हथियार भेजे, पर यह वैसी मजबूत सुरक्षा नहीं है। यूक्रेन को उम्मीद थी कि पैसा और सहायता उसके नागरिकों की हत्या को नहीं रोक पाई है, जो शायद नहीं होता अगर उनके पास अभी भी परमाणु हथियार होते। आक्रमण शुरू होने से अब तक 13,800 से ज्यादा नागरिक मारे गए हैं। सिर्फ जुलाई 2025 में 286 लोगों की मौत हुई, जो सबसे बुरा महीना रहा। ये असली लोग, परिवार, बच्चे, दादा दादी हैं, जो ऐसी जंग में फंसे जिसे बताया गया था कि कभी नहीं होगी। इसी टूटे वादे के कारण यूक्रेन बार बार नो फ्लाई जोन की मांग करता है। उन्हें लगता है कि उनके साथ धोखा हुआ है और यूक्रेन पर हर मिसाइल उनका घाव बढ़ा देती है। 2022 में युद्ध शुरू होते ही रूस के आक्रमण के कुछ हफ्तों बाद जेलेंस्की लगातार नो फ्लाई जोन मांग रहे हैं। उन्होंने दुनिया भर के नेताओं से वीडियो कॉल कर आसमान बंद करने की अपील की। यह सिर्फ घरेलू समर्थन जुटाने के लिए एक राजनीतिक कदम नहीं था, हालांकि इससे उसमें मदद मिली, बल्कि यह जीवित रहने का सवाल था। कीव, खार्किव और मायरपोल जैसे शहरों में दिन में कई बार हवाई हमले के सायरन बजते हैं। लोग बेसमेंट या मेट्रो स्टेशनों में भागते हैं, यह उम्मीद करते हुए कि अगली मिसाइल उनके घर पर न गिरे। जुलाई 2025 में रूस ने 1000 से अधिक मिसाइलें और ड्रोन दागे, जिनका निशाना स्कूलों से लेकर अस्पतालों तक सब कुछ था। यूक्रेन वासियों के लिए नो फ्लाई जोन सिर्फ एक नीति नहीं है, बल्कि यह रोजाना के इस आतंक के खिलाफ एक ढाल है। जेलेंस्की ने दबाव बनाए रखा है। उन्होंने अपने भाषणों और बैठकों में इस मुद्दे को उठाया है, जिसमें पिछले हफ्ते ट्रंप के साथ हुई बैठक भी शामिल है। यूक्रेन में हुए सर्वेक्षणों से पता चलता है कि 80% से अधिक लोग पश्चिमी देशों की और कड़ी कार्रवाई चाहते हैं, और बहुत से लोगों के लिए आसमान को बंद करना इस बात का सबसे बड़ा संकेत है कि दुनिया उनकी परवाह करती है। यह सुरक्षा का प्रतीक है, जब शब्द और प्रतिबंध पर्याप्त नहीं होते। लेकिन इस कार्य में एक रणनीतिक पहलू भी है। यूक्रेन के अधिकारियों ने कहा कि आसमान का आंशिक नियंत्रण भी युद्ध की स्थिति बदल सकता है। इस समय रूस हवाई शक्ति का इस्तेमाल सिर्फ शहरों पर बमबारी करने के लिए ही नहीं, बल्कि यूक्रेन की सेना और उपकरणों को देश भर में सुरक्षित रूप से स्थानांतरित करने की क्षमता को रोकने के लिए भी करता है। एक नो फ्लाई जोन
चाहे सिर्फ एक क्षेत्र में ही क्यों न हो, यूक्रेन को अपनी सेनाओं को तेजी से फिर से तैनात करने, नागरिकों को अधिक सुरक्षित रूप से निकालने और अग्रिम मोर्चे की इकाइयों को फिर से आपूर्ति करने की अनुमति दे सकता है, बिना बार बार कंधे के ऊपर देखे। उनका मानना है कि इससे युद्ध उनके पक्ष में होगा, क्योंकि वे आत्मविश्वास से जमीन पर आगे बढ़ सकेंगे, न कि सिर्फ आसमान में हावी होकर। जेलेंस्की पश्चिमी नेताओं से सिर्फ अपील नहीं बल्कि युद्ध के तरीके बदलने की भी कोशिश कर रहे हैं। तो ट्रंप इस विचार पर क्यों सोच रहे हैं जो अब तक वर्जित था? वे विदेशी संघर्षों में कूदने के लिए वैसे भी नहीं जाने जाते। उनकी शैली सौदेबाजी कर ताकतवर दिखने की है, बिना लंबे युद्ध में फंसे। पहले कार्यकाल में उन्होंने रूस पर प्रतिबंध लगाए, पर पुतिन से अच्छे संबंधों की भी बात की। अब 2025 में ऐसा लगता है कि वह नो फ्लाई जोन को एक सौदेबाजी के हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। बैठक में उन्होंने कुछ खास क्षेत्रों के लिए अमेरिकी हवाई समर्थन जैसे जेट या मिसाइल रक्षा का विचार रखा, लेकिन यह सिर्फ एक बड़े शांति योजना का हिस्सा होने पर ही संभव होगा। वे साफ कहते हैं कि वे जमीन पर सैनिक नहीं चाहते, जो उनके अमेरिका फर्स्ट दृष्टिकोण के अनुसार है। उनके मतदाताओं को सख्त दिखना पसंद है। वे एक और इराक या अफगानिस्तान नहीं चाहते। एक सर्वे में बताया गया कि 59% अमेरिकी रूस यूक्रेन स्थिति संभालने में उन पर भरोसा नहीं करते। अब 51% रिपब्लिकन सैन्य सहायता का समर्थन करते हैं, जो पिछले साल से 21 अंक ज्यादा है। यह बदलाव है, लेकिन मतदाताओं को नो फ्लाई जोन जैसे जोखिम भरे कदम पर लाना मुश्किल है। ट्रंप की बातें माहौल पर रखने या रूस पर दबाव व सहयोगियों को दिखाने के लिए लगती हैं। वह नेतृत्व करने को लेकर गंभीर हैं, लेकिन यह एक नाजुक संतुलन है। वह जानते हैं नो फ्लाई जोन अमेरिका को सीधे संघर्ष में ला सकता है, जिसे समझाना मुश्किल है। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा पीछे चलते हैं। हम नो फ्लाई जोन की बात कर रहे हैं, पर वह असल में क्या है? सीधे शब्दों में कहें तो नो फ्लाई जोन सिर्फ एक कूटनीतिक इशारा नहीं है, यह एक युद्ध मिशन है। इसका मतलब है कुछ विमानों को एक क्षेत्र में उड़ान से रोकना और इसे मजबूती से लागू करना। उसका पालन कराना बिल्कुल भी निष्क्रिय नहीं होता। इसके लिए आसमान में दिन रात लड़ाकू विमान चाहिए, जो उल्लंघन करने वालों को रोकने और गिराने को तैयार हों। कई बार इसमें जमीन पर मौजूद खतरे जैसे रडार स्टेशन, मिसाइल लॉन्चर और कमांड सेंटर को निष्क्रिय करना होता है। ये सिस्टम देश की सीमाओं के बाहर भी सुरक्षित नहीं है, उन पर हमला हो सकता है। ये कोई सिद्धांत नहीं, नियम है। यूक्रेन के मामले में इसका मतलब है कि नाटो के जेट 24 घंटे गश्त करते हुए तैयार रहते हैं कि जैसे ही रूसी विमान, ड्रोन या मिसाइल यूक्रेनी हवाई क्षेत्र में घुसें, वे उन्हें मार गिराएं। इसका मतलब है रूसी वायु रक्षा प्रणालियों पर हमला करना, जिनमें कुछ बेलारूस या रूस के अंदर तैनात हैं। यह सिर्फ नागरिकों की सुरक्षा करने के बारे में नहीं है, बल्कि सीधे रूसी सेनाओं से टकराने के बारे में है। यह एक खतरनाक मामला है और यह युद्ध की कगार पर है। अगर ऐसा होता है तो यह इतिहास में पहली बार नहीं होगा जब अमेरिका ने किसी क्षेत्र में नो फ्लाई जोन लागू किया हो और उसकी रक्षा की हो। इराक के बारे में सोचिए। गल्फ युद्ध के बाद 1991 से 2003 तक अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने सद्दाम हुसैन को अपने लोगों पर बमबारी से रोकने के लिए हजारों मिशन उड़ाए। उन्होंने गश्त के साथ रडार साइट्स और एंटी एयरक्राफ्ट बैटरियां भी नष्ट की। 1993-1995 में बोस्निया में नाटो ने सर्ब युद्धक विमानों को रोकने और जातीय सफाई थामने के लिए नो फ्लाई जोन लागू किया। 2011 में लीबिया में नागरिक सुरक्षा के लिए नो फ्लाई जोन लागू हुआ, लेकिन नाटो की हवाई ताकत से गद्दाफी सरकार गिर गई। मिशन सफल रहे क्योंकि विरोधी बिखरे थे, उनके पास कम हथियार थे और वे जोरदार जवाबी हमला नहीं कर सके। रूस ऐसा विरोधी नहीं है। उसके पास एक आधुनिक वायुसेना है और 5,900 से अधिक परमाणु हथियार हैं। अगर नाटो रूसी जेट गिराता है तो वह सिर्फ जोन लागू नहीं कर रहा, बल्कि सबसे बड़ी परमाणु शक्ति से सीधा टकराव जोखिम में डाल रहा है। हथियारों की संख्या के आधार पर यही फर्क है। रूस पर ताकत थोपना रोकथाम नहीं बल्कि हालात बिगाड़ेगा। और यही हमें इस बात पर लाता है कि यूक्रेन के ऊपर नो फ्लाई जोन स्थापित होने की संभावना लगभग न के बराबर क्यों है। कल्पना कीजिए, नेटो के जेट यूक्रेन में गश्त कर रहे हैं और रूसी विमान सीमा पार करते ही उन्हें निशाना बनाते हैं। वे उसे मार देते हैं। अब क्या रूस इसे नजरअंदाज नहीं करेगा? वे बदला ले सकते हैं। शायद पोलैंड में किसी नेटो बेस पर हमला कर दें या अपने खुद के जेट भेजकर गश्त करने वालों को चुनौती दें।
अचानक ये सिर्फ यूक्रेन और रूस की बात नहीं रह जाती, ये नेटो बनाम रूस हो जाता है और वो पूरी तरह से अलग मामला है। दोनों के पास इतने परमाणु हथियार हैं कि मिनटों में देश मिट सकते हैं। रूस इनके इस्तेमाल से पीछे नहीं हटेगा। पुतिन ने साफ कर दिया है कि वो नो फ्लाई जोन को युद्ध की कार्रवाई मानते हैं। 2022 में उन्होंने भाषण में चेतावनी दी थी कि नो फ्लाई जोन लागू करने वाला देश युद्ध में पक्ष माना जाएगा। दाम बहुत ऊंचे हैं। 1962 के क्यूबा मिसाइल संकट में एक अमेरिकी जासूसी विमान लगभग गिराया गया था, जिससे परमाणु युद्ध की स्थिति बन गई थी। 1983 में एबल आर्चर अभ्यास के दौरान सोवियत संघ ने नाटो के अभ्यास को असली हमला समझ परमाणु हथियार तैयार कर लिए थे। अगर कोई पायलट गलत लक्ष्य पर हमला कर दे तो इससे घटनाओं की श्रृंखला शुरू हो सकती है। नेता यह जानते हैं, इसलिए वे सतर्क रहते हैं। कोई भी वह व्यक्ति नहीं बनना चाहता जो गलती से पुतिन को नाराज करके वैश्विक तबाही की शुरुआत कर दे। इतिहास दिखाता है कि बिना आक्रमण के भी हालात जल्दी बिगड़ सकते हैं। 1950 के दशक में कोरियाई युद्ध के दौरान अमेरिका और सोवियत संघ के पायलटों ने उत्तर कोरिया के आसमान में टकराव किया, जबकि सोवियत संघ आधिकारिक रूप से उस युद्ध का हिस्सा नहीं था। अमेरिकी विमानों ने दर्जनों सोवियत मिग विमान गिराए, जबकि सोवियत पायलटों ने चीनी वर्दी में जवाब दिया। इन झड़पों ने कई बार सीधा टकराव लगभग भड़का दिया था। यह याद दिलाता है कि हवाई संघर्ष राजनीतिक सीमाओं को धुंधला कर देते हैं। यूक्रेन के मामले में रूसी पायलट दिखावा नहीं करेंगे। वे अपनी ही झंडा पहनेंगे, आदेशों के साथ उड़ान भरेंगे और सीधे मॉस्को को जवाब देंगे। हर रोकी विमान या दागी मिसाइल कुछ अनचाही चीज शुरू कर सकती है, जिससे कोई पक्ष पीछे नहीं हट सकता। लागत भी एक बड़ा कारक है। ऐसे में इतनी बड़ी सुरक्षा व्यवस्था रखना सस्ता नहीं होगा। सैन्य विश्लेषकों का अनुमान है कि यूक्रेन के ऊपर नो फ्लाई जोन लागू करने के लिए रूसी गतिविधि पर निर्भर करते हुए प्रतिदिन 500 से 800 उड़ानें करनी पड़ेंगी। यह कुछ गिने चुने जेट्स की बात नहीं है, बल्कि सैकड़ों विमानों की जरूरत होगी। एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम निगरानी विमान, ईंधन भरने वाले टैंकर, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्लेटफॉर्म, एस्कॉर्ट फाइटर और लगातार ऑपरेशन में रहेंगे। हजारों कर्मियों को क्षेत्रीय ठिकानों पर तैनात कर ईंधन, रखरखाव और गोला बारूद के लिए लॉजिस्टिक्स हब बनाए जाएंगे। कुछ रक्षा विशेषज्ञों का अनुमान है कि इसकी लागत प्रति माह $10 अरब से भी ज्यादा होगी और इसमें वह नुकसान शामिल नहीं है अगर विमान मार गिराए जाते हैं। लीबिया अभियान, जो छोटा और कम चुनौतीपूर्ण था, उसमें भी कुछ महीनों में $11 अरब से ज्यादा खर्च हुआ था। यूक्रेन एक कठिन युद्ध क्षेत्र है, जहां एकीकृत वायु रक्षा, आसमान पर नियंत्रण की लड़ाई और सैन्य शक्ति है। यह किसी सुनसान रेगिस्तान में गश्त लगाना नहीं है, बल्कि सीधे लड़ाई में उतरना है। यहाँ कानूनी समस्या है। नो फ्लाई जोन के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की मंजूरी चाहिए, लेकिन रूस स्थायी सदस्य होने के कारण वीटो कर सकता है। वे इसे तुरंत रोक देंगे। संयुक्त राष्ट्र के समर्थन के बिना नाटो अंतर्राष्ट्रीय कानून तोड़ने वाला माना जा सकता है, भले ही वह जान बचाने की कोशिश करे। लीबिया में संयुक्त राष्ट्र की मंजूरी के बावजूद इराक और बोस्निया में हालात बिगड़ गए। यह संयुक्त राष्ट्र की मंजूरी के बिना हुआ और इसे यूक्रेन के लिए मानवीय हस्तक्षेप कहा गया। कुछ लोग कहते हैं कि 2022 से 49,000 से ज्यादा नागरिक हताहत होने पर नियमों में थोड़ी ढील जायज है। कुछ लोग चेतावनी देते हैं कि इससे नेटो की छवि खराब हो सकती है और रूस को प्रचार में बढ़त मिल सकती है। यह कठिन विकल्प है। अभी लोगों को बचाओ या बाद में बड़े जोखिम उठाओ। कानूनी सुरक्षा न होने पर मास्को किसी भी कार्रवाई को पश्चिमी आक्रमण बता सकता है। लक्ष्य पूरी तरह रक्षात्मक होने पर भी नेटो एकमत नहीं है। इस गठबंधन के 31 सदस्य हैं, लेकिन सभी की राय एक जैसी नहीं है। पोलैंड, लिथुआनिया और एस्टोनिया कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वे रूस के बिल्कुल पास हैं और हर दिन खतरा महसूस करते हैं। पोलैंड ने 2022 से अब तक 30 लाख से ज्यादा यूक्रेनी शरणार्थियों को शरण दी है और उन्होंने रूसी मिसाइलों को अपनी सीमा के पास गिरते हुए देखा है और कभी कभी अपने हवाई क्षेत्र में भी। वे यूक्रेन को और हथियार व हवाई समर्थन चाहते हैं ताकि रूस को रोका जा सके। जर्मनी और फ्रांस जैसे बड़े देश पीछे हट रहे हैं क्योंकि वे बड़े युद्ध के अपनी अर्थव्यवस्थाओं पर असर को लेकर चिंतित हैं। 2022 में रूस द्वारा गैस आपूर्ति घटाने पर यूरोप में ऊर्जा कीमतें बढ़ीं और प्राकृतिक गैस 300 यूरो प्रति मेगावाट घंटा तक पहुंच गई, जो सामान्य से 3 गुना थी। सीधा टकराव स्थिति को मामूली बना देगा। जर्मनी ने टैंक और एयर डिफेंस भेजे, लेकिन वे लड़ाई में जल्दी शामिल नहीं होते। फ्रांस यूक्रेन का समर्थन तो करता है,
लेकिन जून 2025 हेग नाटो शिखर सम्मेलन में नो फ्लाई जोन का समर्थन नहीं किया। उन्होंने यूक्रेन को 2024 में करीब 50 अरब यूरो देने और इस साल एक और बड़ा पैकेज देने पर सहमति जताई। फिर भी उन्होंने यूक्रेन को सदस्यता नहीं दी, जिससे विभाजन दिखता है। कुछ देश समर्थन करते हैं जबकि कुछ रूस से बातचीत का विकल्प खुला रखते हैं। इस स्थिति का एक और पहलू है यूक्रेन का मनोवैज्ञानिक नजरिया। नो फ्लाई जोन अस्तित्व से जुड़ा है। फर्क है कि परिवार सुरक्षित सोता है या रात 3 बजे सायरन पर शरण में भागता है। रूस के लिए यह गर्व और डर दोनों है। क्रेमलिन इसे ऐसे दिखाता है जैसे नाटो उन्हें अपमानित या नष्ट करना चाहता हो। यह सिर्फ प्रचार नहीं बल्कि रूस की शीत युद्ध से चली आ रही घेराबंदी की चिंता पर आधारित है। यह संदेश पुतिन के समर्थन को बनाए रखता है, चाहे युद्ध लंबा हो। राज्य मीडिया इसे बार बार दोहराता है और असर डालता है। सर्वे के अनुसार करीब 70% रूसी युद्ध का समर्थन करते हैं क्योंकि वे इसे देश की रक्षा मानते हैं। नो फ्लाई जोन उस कहानी को और मजबूत करेगा जिससे पुतिन का पक्ष और मजबूत हो जाएगा। घर पर ऐसा लगता है कि एक ही विचार, दो अलग अलग हकीकतें हैं। यह इस पर निर्भर करता है कि आप किस जगह खड़े हैं। यह एक याद दिलाने के रूप में काम करता है कि एक तरह से यह बहस सही या गलत के बारे में नहीं है, बल्कि इस बारे में है कि लोग अपनी खुद की जिंदगी को कैसे देखते हैं। अगर नो फ्लाई जोन जोखिम भरा है तो यूक्रेन को सुरक्षा साधन देना एक विकल्प है जिसमें पश्चिमी देश पहले ही आगे बढ़ चुके हैं। 2025 में यूक्रेन को वर्षों की मांग के बाद अपने पहले F-16 फाइटर जेट्स मिले। इन विमानों के साथ साथ इन्हें ले जाने और छुपाने के लिए विशेष वाहनों ने यूक्रेन को रूसी हवाई हमलों का मुकाबला करने का एक तरीका दिया है। पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम ने सैकड़ों मिसाइलें मार गिराई हैं, रिपोर्ट्स में बताया गया है। उन्होंने कई इलाकों में 80 से ज्यादा इनकमिंग खतरे रोके हैं। यूक्रेन अब ड्रोन पर ज्यादा निर्भर है। उन्होंने ड्रोन की एक फौज तैयार की है जिसने रूस के अंदर सैकड़ों मील दूर स्थित तेल रिफाइनरियों जैसे रूसी ठिकानों पर हमला किया है। यह बदलाव पश्चिमी देशों को पसंद है और यूक्रेन को बिना नेटो पायलट खतरे में डाले मदद मिलती है। युद्ध के तरीके में शांत बदलाव आ रहा है जिससे नो फ्लाई जोन की अवधारणा बदल रही है। यूक्रेन और रूस इतिहास का सबसे बड़ा ड्रोन युद्ध लड़ रहे हैं। दोनों तरफ से रोज सैकड़ों सस्ते क्वाडकॉप्टर लंबी दूरी और आत्मघाती ड्रोन मिशन पर उड़ते हैं। ये अब सिर्फ टोही उपकरण नहीं बल्कि वायुसेना बन गए हैं जिन्हें रोकना मुश्किल है। नो फ्लाई जोन लड़ाकू विमान व बमवर्षक रोकने के लिए होते हैं, न कि सस्ते रडार से नीचे उड़ने वाले ड्रोन झुंडों के लिए। यह पहला युद्ध है जहां वायु निषेध जेट विमानों के बजाय जैमिंग स्टेशनों, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध इकाइयों व ड्रोन पर ड्रोन मुकाबले से होता है। युद्ध का मैदान बदल गया है और पुराने नियम अब शायद लागू नहीं होते। सीमित नो फ्लाई जोन का एक और विचार है, जैसे मानवीय सहायता या निकासी के लिए हवाई गलियारों की सुरक्षा। यह आसमान को पूरी तरह बंद करना नहीं है, बस कुछ खास रास्ते हैं जहां विमान सुरक्षित उड़ सकते हैं ताकि खाना पहुंचाया जा सके या लोगों को बाहर निकाला जा सके। मानवीय गलियारों का पहले भी इस्तेमाल किया गया है, लेकिन ये हमेशा सुरक्षा और उकसावे के बीच एक नाजुक संतुलन पर चलते हैं। सीरिया में अस्थायी हवाई गलियारे अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के तहत घिरे शहरों में खाना गिराने के लिए बनाए गए थे, लेकिन तब भी यूक्रेन में विमानों पर शासन बलों और विद्रोहियों दोनों ने हमला किया। मानवीय गलियारे में नामित हवाई मार्ग हो सकते हैं जिनकी निगरानी ड्रोन या सुरक्षा वाले मालवाहक विमान करेंगे जो खेरसौन या जापोरिजिया जैसे प्रभावित इलाकों में सहायता पहुंचाएंगे। फिर भी यह अभी भी जोखिम भरा है क्योंकि रूस इसे एक चुनौती के रूप में देख सकता है, लेकिन इसके चलते पूरी तरह से युद्ध शुरू होने की संभावना कम है। कुछ प्रस्तावों में स्विट्जरलैंड जैसे तटस्थ देशों या संयुक्त राष्ट्र की शांति सेना के साथ संयुक्त प्रवर्तन शामिल है, लेकिन ये विचार अक्सर बातचीत में रुक जाते हैं। रूस लगभग निश्चित रूप से हवाई क्षेत्र को चुनौती देगा, चाहे वह जीपीएस सिग्नल को जाम करके हो या प्रतिक्रिया को परखने के लिए खतरनाक रूप से पास उड़ान भरकर। और सिर्फ एक गलती, एक ड्रोन गिरा दिया गया तो पूरी कार्रवाई एक ही रात में खत्म हो सकती है। यूक्रेन में कई लोगों के लिए कुछ करना न करने से बेहतर है। सीमित हवाई गलियां पूरे देश को न सही पर सबसे प्रभावित इलाकों में जाने बचा सकती हैं। एक दीर्घकालिक तरीका है लड़ाई में शामिल हुए बिना सुरक्षा की गारंटी। इसका मतलब यूक्रेनी सेनाओं को अधिक प्रशिक्षण, बड़े पैकेज या समर्थन का वादा करने वाले समझौते हो सकते हैं। 2024 में नेटो सदस्यता के बिना अमेरिका और अन्य देशों ने अगले दशक में हथियार व प्रशिक्षण के लिए अरबों डॉलर देने का समझौता किया। यह नो फ्लाई जोन नहीं है जो यूक्रेन चाहता है, लेकिन वे इससे आगे बढ़ सकते हैं।
समस्या यह है कि यूक्रेन वादों से अधिक चाहता है। वे अभी कार्रवाई चाहते हैं, 10 साल बाद नहीं। दिलचस्प है कि यूक्रेन नो फ्लाई जोन मांगने के साथ खुद भी इसे बनाने की कोशिश कर रहा है। पैट्रियट, आइरिस-टी और नासम्स से यूक्रेन ने प्रमुख शहरों के चारों ओर एयर डिफेंस बबल बना लिया है। ये जोन सब नहीं रोकते, पर कीव जैसे स्थानों में कई हमलों को रोक चुके हैं। यूक्रेन की नई ड्रोन यूनिट्स का इस्तेमाल सिर्फ हमला करने के लिए ही नहीं, बल्कि आने वाले खतरों को रोकने के लिए भी किया जा रहा है। यह पारंपरिक नो फ्लाई जोन नहीं है जिसमें नाटो के जेट हों, बल्कि यह सुरक्षा उपायों का जाल है जो धीरे धीरे वैसा ही बनता जा रहा है, घरेलू, अनुकूलनीय और पूरी तरह यूक्रेनी। इस पूरे हालात का एक और दिलचस्प पहलू यह है कि जहां वॉशिंगटन और ब्रुसेल्स सुर्खियों में छाए हुए हैं, वहीं एक और ताकत है जो किनारे से सब देख रही है। चीन, बीजिंग ने सतर्क रुख अपनाते हुए शांति की अपील की, स्पष्ट राजनयिक समर्थन और मॉस्को से व्यापार जारी रखा है। अगर नाटो यूक्रेन पर नो फ्लाई जोन लागू करता है तो संतुलन बिगड़ सकता है। चीन को रूस की ओर ज्यादा झुकाव दिखाना पड़ सकता है, खासकर संदेश में। इसका मतलब है कि प्रशांत क्षेत्र में संयुक्त सैन्य अभ्यास, तकनीकी सहयोग और ऐसे आर्थिक समझौते हो सकते हैं जो पश्चिमी प्रतिबंधों का असर कम करें। यह सिर्फ यूक्रेन के लड़ाकू विमानों की नहीं, बल्कि बड़ी ताकतों के पक्ष चुनने पर वैश्विक व्यवस्था के बदलने की भी बात है। अगर बीजिंग नाटो की कार्रवाई को रणनीतिक खतरा मानता है तो इसका असर यूरोप से आगे भी हो सकता है। नेता एक और बात पर भी विचार कर रहे हैं, भले ही खुलकर न कहें। अगर पश्चिमी देश यूक्रेन में नो फ्लाई जोन लागू करते हैं तो इससे सिर्फ युद्ध का मैदान नहीं, पूरी रणनीति बदल जाएगी और यह मिसाल बनेगी। ऐसी मिसाल जिसे भविष्य की सरकारें और दुनिया भर के लोग याद रखेंगे। अगली बार जब कहीं युद्ध छिड़ेगा, चाहे वह ताइवान हो, गाजा हो, सूडान हो या कोई ऐसी जगह जहां कोई देख भी नहीं रहा हो, फिर भी लोग पूछेंगे, तो हमारे लिए क्यों नहीं? यूक्रेन के लिए जोखिम क्यों उठाया गया? जेट, तनाव बढ़ाना। लेकिन हमारा संकट ईरान इजराइल तनाव को देखते हुए अजीब नहीं है। ये दोनों निश्चित ही सूची में शीर्ष पर होंगे। इसी वजह से वो सवाल कभी जाता नहीं है। वो सवाल प्रेस कॉन्फ्रेंसों में, बैक चैनल डिप्लोमेसी में और उम्मीदों को संभालने की कोशिश कर रहे नेताओं के दिमाग में बना रहता है। क्योंकि एक बार जब आप उस सीमा को पार कर लेते हैं, एक बार जब आप दिखा देते हैं कि आप नागरिकों की रक्षा में विमान गिराने के लिए तैयार हैं, तो संयम बरतना सही ठहराना मुश्किल हो जाता है। कहीं और नैतिक तर्क बदल जाता है, निष्क्रियता की राजनीतिक कीमत बढ़ जाती है और अचानक हर संघर्ष एक रूपता की परीक्षा बन जाता है। इसीलिए कई नेता हिचकिचाते हैं, क्योंकि वे मिसाल के असर को समझते हैं, न कि यूक्रेन की परवाह करते हैं। नो फ्लाई जोन सिर्फ रणनीतिक कदम नहीं, बल्कि संकेत भी है। यह दुनिया को बताता है कि किस तरह की हिंसा में हस्तक्षेप जरूरी है और किस में नहीं, और वह संकेत उनके अपने घर, अपनी सीमाओं, अपने गठबंधनों, अपनी खुद की संकटों तक उनका पीछा कर सकता है। वैश्विक मीडिया और त्वरित लामबंदी के युग में मिसाल ही ताकत है। एक बार स्थापित होने के बाद इसे हटाना मुश्किल होता है। मिसाल के मामले में एक और पहलू भी ध्यान देने योग्य है। यूक्रेन पर नो फ्लाई जोन लागू न करने के कारण गंभीर हैं, इसमें शक नहीं। लेकिन चिंता है कि मना करने का फैसला यूक्रेन ही नहीं, दुनिया के लिए भी उम्मीद से ज्यादा महंगा पड़ सकता है। पश्चिम जब भी मना करता है, वह संदेश भेजता है। यह आक्रांताओं को दिखाता है कि अगर वे धमकी दें तो वे बच सकते हैं और नागरिकों पर बम गिरा सकते हैं बिना गंभीर परिणाम के। वह डर काम करता है, और एक बार जब वह संदेश बाहर चला जाता है तो वह स्थानीय नहीं रहता। यह नेताओं, बीजिंग, तेहरान और हर उस व्यक्ति तक पहुंचता है जो सोच रहे हैं कि वे कितनी दूर जा सकते हैं इससे पहले कि कोई हस्तक्षेप करे। यहीं से खतरा बढ़ता है। अगर यूक्रेन अकेले हवा में लड़ता है और दुनिया पीछे हटती है, तो यह भी एक मिसाल बनती है। यह बताता है कि जब खुलेआम हिंसा हो और आम लोगों को निशाना बनाया जाए, तब भी सबसे ताकतवर देश हिचकिचाते हैं, और यही हिचकिचाहट रणनीति बन जाती है। इसका अध्ययन नकल और रणनीति में शामिल किया जाता है। कमजोरी देखकर उसे इस्तेमाल करने वालों को थकावट का खतरा रहता है। युद्ध जितना लंबा चलता है, लोगों का ध्यान, सरकारों का फोकस और मदद उतनी ही कम होती जाती है। और अगर रणनीति में बड़ा बदलाव नहीं हुआ तो यूक्रेन को उसके हक से कम पर समझौता करने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। यह यूक्रेन ही नहीं, उन सभी देशों की हार है जो मानते हैं कि सीमाओं और संप्रभुता का महत्व है और नागरिक सौदेबाजी का जरिया नहीं होने चाहिए। अब नो फ्लाई जोन लागू करना खतरनाक है। कोई नहीं नकारता कि यह हल्का फैसला नहीं है, लेकिन इसे न करने की कीमत शायद ज्यादा हो सकती है। अगर यूक्रेन पीछे रह गया और रूस आगे रहा, अगर पश्चिम को इतना सतर्क देखा जाता है कि वह पंगु हो जाए,
तो अगला संकट रोकना और भी मुश्किल होगा। अगला आक्रमण और जल्दी आएगा। अगला आक्रांता और भी साहसी होगा। और यह सिर्फ यूरोप की बात नहीं है। अगर नाटो यूक्रेन की मदद नहीं करता तो ताइवान की मदद कैसे करेगा? अगर कोई और देश मिसाइल हमले झेलेगा और सुरक्षा मांगेगा तो यूक्रेन को दिया जवाब याद रखा जाएगा। यह भविष्य के फैसलों को आकार देगा। यह या तो भरोसा बनाएगा या तोड़ेगा। और जब भरोसा चला जाता है तो गठबंधन व रोकथाम कमजोर हो जाते हैं और दुनिया और खतरनाक हो जाती है। इसी वजह से कुछ नेता अब भी मानते हैं कि नो फ्लाई जोन पर विचार होना चाहिए, क्योंकि वे युद्ध नहीं चाहते बल्कि उसे रोकना चाहते हैं। क्योंकि कभी कभी कार्रवाई का जोखिम निष्क्रियता की कीमत से कम होता है। नागरिकों की रक्षा सिर्फ नैतिक नहीं बल्कि रणनीतिक फैसला भी है। अगर आसमान बमों के लिए खुला है तो दरवाजे भी अराजकता के लिए खुले हैं। जब तक बहस जारी है और खतरे असली हैं, ना कहना शायद सबसे सुरक्षित रास्ता नहीं है। यह रास्ता किसी और बुरी चीज का दरवाजा खोल सकता है। यही वजह है कि सवाल खत्म नहीं होता, क्योंकि बात सिर्फ यूक्रेन की नहीं बल्कि उस दुनिया की है जिसमें हम जीना चाहते हैं। अगस्त 2025 की बैठक में ट्रंप और जेलेंस्की मुस्कान के साथ बाहर आए। सुरक्षा सहयोग की चर्चा हुई पर कोई ठोस वादा नहीं हुआ। नो फ्लाई जोन पर यूरोपीय देशों ने और पैसे देने का वादा किया। ट्रंप ने एयर डिफेंस या सीमित हवाई समर्थन की ओर इशारा किया, लेकिन सब कुछ अस्पष्ट था। यही बहस का मुख्य मुद्दा है। नो फ्लाई जोन सुरक्षित लगता है पर यह उकसावे का कारण भी बन सकता है। दोनों बातें सही हो सकती हैं। यही वजह है कि यह दुनिया के नेताओं के लिए इतना उलझन भरा है और इसी कारण यह विकल्प हमेशा चर्चा में रहता है लेकिन कभी अपनाया नहीं जाता। यूक्रेन इस विचार को जिंदा रखकर सहयोगियों को 1994 के टूटे वादों की याद दिलाता है। पश्चिमी देशों के लिए पीछे हटना एक ऐसी तबाही से बचने के बारे में है जो सभी को अपनी चपेट में ले सकती है। कई बार सबसे समझदारी भरा कदम वही होता है जो आप नहीं करते। ऐसी वीडियो बनाते समय समस्या है जब हम कई ड्रोन हमले दिखाते हैं, चाहे कोई इंसान या रूसी सैनिक घायल न हो। BU का दो वीडियो में YouTube आमतौर पर हमारी वीडियो को डिमोनेटाइज या सीमित कर देता है। असल में पिछले हफ्ते YouTube के अनुसार हमारी 4 युद्ध से जुड़ी वीडियो डिमोनेटाइज हो गई। ड्रोन हमले दिखाना या यहां तक कि फ्रंट लाइन से फुटेज दिखाना विज्ञापनदाताओं के लिए अनुकूल नहीं है और इसी वजह से वीडियो पर पाबंदी लगाई जाती है। लेकिन यही आधुनिक युद्ध की सच्चाई है और यही युद्ध यूक्रेन लड़ रहा है और जीवित रहने की कोशिश कर रहा है। इन्हीं कारणों से हमने बेसिक्स इनसाइडर प्लेटफॉर्म शुरू किया ताकि ये सब चीजें कवर हो सकें। हमने इसे शुरू से बनाया है ताकि हम पर कोई पाबंदी न हो। हमें न तो अपने ड्रोन स्ट्राइक, न फ्रंट लाइन फुटेज, न ही रूसी एयरबेस के तबाह होने को ब्लर करना पड़ता। इसके अलावा हम अपनी साइट पर कोई विज्ञापन नहीं चलाते, जिससे हमें खुद को सेंसर नहीं करना पड़ता, सिर्फ इसलिए क्योंकि विज्ञापनदाता हमारे कवरेज से खुश नहीं है। हम साइट को आपके समर्थन से फंड करते हैं, विज्ञापनों से नहीं। तो अगर आप ऐसे कवरेज में रुचि रखते हैं और हमारे वीडियो बिना सेंसर किए देखना चाहते हैं, साथ ही वो बोनस कंटेंट पाना चाहते हैं जिसे हम यहाँ YouTube पर अपलोड नहीं कर सकते, तो जरूर basicsinsider.com पर हमसे जुड़ें। आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर भी क्लिक कर सकते हैं या अपनी स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन कर सकते हैं। जुड़ने पर आप वह सारा कंटेंट देख सकते हैं जो हमने पहले ही अपलोड किया है और वे सभी वीडियो भी जो हम भविष्य में अपलोड करेंगे। इसके अलावा आप हमारे कवरेज और हमारे चैनल को सपोर्ट भी करेंगे, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम सैम है और मैं आप सबसे अगले वीडियो में मिलूंगा।